हेलो बच्चों, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस सेट में भी जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन है वन बाय वन। चलिए इसको चेक करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है या क्रिस्टल समुदायों की संख्या कितनी होती है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी है। तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 है। और कभी कभी ब्रेविस जालक पूछ लिया जाता है। तो ब्रेविस जालक क्या होता है? तो क्रिस्टल समुदाय के जितने भी उप समूह हैं उन सभी को कलेक्टिवली बोला जाता है ब्रेविस जालक। तो क्रिस्टल समुदाय 7 हैं और इनके जितने भी उप समूह हैं उन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो उनकी संख्या टोटल 14 आती है। तो आप ब्रेविस जालक की संख्या 14 है और क्रिस्टल समुदाय की संख्या 7 है। तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा हुआ है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मैच बॉक्स की ज्यामिति क्या होती है। तो मैच बॉक्स की जो ज्यामिति होती है, मैच बॉक्स यानी माचिस, तो माचिस की जो ज्यामिति होती है वो होती है विषम लंबाक्ष यानी ऑर्थोरोम्बिक। और ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है कि तीनों के तीनों साइड लेंथ जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और तीनों के तीनों जो अक्षीय कोण जो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, वो कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो मैच बॉक्स की जो ज्यामिति होती है वो होती है ऑर्थोरोम्बिक और इनका साइड लेंथ तीनों के तीनों अनइक्वल और तीनों के तीनों जो अक्षीय कोण है वो कितने हैं? 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो ताप पे निर्भर वही नहीं करता है जिसके परिभाषा में आयतन नहीं होता है। मतलब कि मोललता को देखिए तो 1 किलोग्राम विलायक में जितना विलय का मोल क्या है उपस्थित है उसे विलयन का मोललता कहा जाता है। इसके डेफिनेशन में विलायक का क्या आया है? भार आया है, आयतन नहीं आया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मोललता। लेकिन बाकी सभी को अगर देखा जाए तो इनके डेफिनेशन में आयतन आता है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता बोलते हैं। इसमें भी 1 लीटर आता है 1000 मिलीलीटर, इसमें भी 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आता है। तो जिसके डेफिनेशन में आयतन है वो ताप पर निर्भर करता है, जिसके डेफिनेशन में द्रव्यमान है, ग्राम है, तो वो जो है केजी है, वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। तो मोललता, मोललता का जो सूत्र होता है वो होता है दिया गया भार इंटू 1000 अपॉन विलय का अणु भार और विलायक का भार कौची में? तो ग्राम में। तो विलायक का भार ऑलरेडी किस में दिया हुआ है? ग्राम में। तो ये विलायक है और ये हमारा विलय है। जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक और जो कम मात्रा में वो क्या होता है? विलय। तो चलिए फॉर्मूला में रख देते हैं m। तो विलय का भार कितना दिया हुआ है? 18। ठीक है, फॉर्मूला से 1000 और नीचे में विलय का अणु भार, तो ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अणु भार होता है 180 ग्राम। कितना होता है? 180 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर ले लेंगे 180 गुणे, अब विलायक का भार कितना दिया हुआ है? 1000। तो 1000 से 1000 कट जाएगा, 18 दहिया 180 यानी कि 10, 0.1। आंसर कितना हो जाएगा? 0.1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है पर ओम पर सेंटीमीटर। अगर यही साइमन में होता तो इसको बोलते हैं साइमन पर सेंटीमीटर, लेकिन ओम में पूछा हुआ है तो इसका होता है पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो जब भी विद्युत अपघटन करते हैं तो उसमें एनोड होता है और कैथोड होता है। तो एनोड पे ऑक्सीकरण हो जाता है और कैथोड पे अवकरण हो जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा एनोड। एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण यानी अपचयन। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, ताप गुणांक का मान किसके बीच होता है। तो ताप गुणांक का मान जो होता है वो 2 से 3 के बीच में होता है। कितने के बीच में? 2 से 3। इसका मतलब क्या है कि
ताप गुणांक में ताप जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो उसका दर या तो 2 गुना से बढ़ेगा या फिर 3 गुना से बढ़ेगा। तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसका दर हमेशा 2 से या फिर 3 गुना से क्या होगा तो बढ़ेगा। तो ताप गुणांक का मान जो होता है वो 2 से 3 के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दे दिया है और रिएक्शन देकर बोला है कि आप इसे रिप्रेजेंट करें, निरूपित करें। कैसे निरूपित आप कर सकते हैं? तो आपको पता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रता समय के साथ घटता है और प्रतिफल का सांद्रता समय के साथ बढ़ता है। अभिकारक में माइनस लगता है और प्रतिफल में प्लस लगता है और जो गुणांक होता है उसे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये सब अभिकारक है और ये प्रतिफल है। तो इसमें माइनस लगेगा, माइनस डी ए बटा डी टी, और जो गुणांक होगा उसे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, 1/2 बराबर बी। ये भी अभिकारक है तो इसका भी सांद्रता समय के साथ क्या होगा, घटेगा। तो घटेगा तो कौन सा चार्ज साइन आएगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी, और इसका गुणांक कुछ नहीं है, एक है तो एक से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ये सी क्या है तो प्रतिफल है, प्रतिफल का सांद्रता समय के साथ बढ़ता है तो उसमें धन आवेश आता है, यानी कि डी सी अपॉन डी टी, यानी कि इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये आपको एक रिएक्शन दे दिया है और रिएक्शन देकर इक्वेशन दे दिया है और देकर पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो अभिक्रिया की कोटि बताने के लिए क्या करते हैं, सिंपल फंडा है सर। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के प्रत्येक सांद्रताओं के घातों के योग को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो जो जो यहाँ पे घात है उन सभी घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो अभिक्रिया की कोटि बताने के लिए सभी घात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/2, यानी आधा आधा एक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो होता है वो पायस होता है। सिंपल, इसका आंसर क्या है, पायस। ये पायस का निर्माण करता है दूध। नेक्स्ट, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। तो अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो अर्ध क्रस्ट में जो स्वतंत्र अवस्था में, अर्ध क्रस्ट में 2 प्रकार के धातु पाए जाते हैं, एक स्वतंत्र अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। तो स्वतंत्र अवस्था में जो धातु होता है वो कौन होता है, सोना होता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन हो जाएगा, सोना हो जाएगा। क्योंकि अर्ध क्रस्ट में धातु दो रूप में होते हैं, या तो स्वतंत्र अवस्था में होता है या तो संयुक्त अवस्था में होता है। तो सोना जो होता है अर्ध क्रस्ट में फ्री स्टेट में होता है, मुक्त अवस्था में होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है आपका बॉक्साइट। ठीक है, ये क्रायोलाइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। कभी कभी क्रायोलाइट का सूत्र पूछ लिया जाता है और क्रायोलाइट का सूत्र बहुत बार पूछा भी गया है। तो Na3AlF6 हो जाएगा। मेलाचाइट कॉपर का है, कॉपर OH का (2) और कॉपर पायराइट ये भी कॉपर का है, CuFeS2। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो कौन सा है, बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा बनता है? तो संपर्क विधि द्वारा बनता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और हैबर विधि द्वारा बनता है कौन, अमोनिया। तो आपसे पूछा है नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलियम का सूत्र है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो ओलियम का जो सूत्र होता है वो होता है H2S2O7। ठीक है, और यहां पर H2S2O8 जो होता है उसको मार्शल एसिड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन 3D श्रेणी का तत्व नहीं है? तो आपको पता है कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक जो है वो 4 श्रेणियों में बटा है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। तो 3D श्रेणी के सदस्यों को याद करने का तरीका आपको पता होगा, साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन में जो भी है फेकोनी क्यों जलती हो। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन में जो भी है फेकोनी। साइंस टीचर विनीता कुमारी यानी फेरस भी 3D श्रेणी का सदस्य है, क्रोमियम भी 3D श्रेणी का सदस्य है। मैग्नीशियम कहाँ से आ गया? ये मैग्नीशियम जो है यही क्या है, नहीं है, ये तो एस ब्लॉक का है, ये सभी डी ब्लॉक का है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। तो मैग्नीशियम जो होता है वो आपका डी ब्लॉक का नहीं है और ना ही 3D श्रेणी का है, वो एस ब्लॉक का है। ठीक है, सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का ऑक्सीकरण संख्या। तो सोना का प्रमुख ऑक्सीकरण अवस्था +1 और +3 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में +1 दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? +1। डी ब्लॉक के तत्वों द्वारा सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या या सबसे स्टेबल ऑक्सीकरण संख्या दर्शाया जाता है कौन सा? जो कॉमन ऑक्सीकरण संख्या वो क्या है? +3। तो सोना है, सोना तो +1 दिखाता है। नेक्स्ट, कॉपर फेरोसाइनाइड में मतलब कि ये इसका ऑक्सीकरण संख्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर K4 में फेरस का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, कुछ नहीं, कॉपर ये थी। पोटेशियम जो है फर्स्ट ग्रुप का सदस्य है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +1। 4 है तो 4 से गुना, प्लस जिसको निकालना उसको क्या मानेंगे? x, प्लस साइनो, साइनो ऋणानिक लिगेंड है और इस पे चार्ज -1 होता है और है टोटल कितना? 6, और इसका योग किसके बराबर? 0 के बराबर, क्योंकि इसमें कोई आवेश वगैरह नहीं है। तो 4 + x प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0। 4 + x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 6 - 4 यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? +2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? +2, ठीक है। चलिए, इसी क्वेश्चन में इसका समन्वय संख्या भी पूछ सकता है। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जितना एक दंतुर लिगेंड या जितना उप सहसंयोजक बंध होता है उसकी संख्या को क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। तो यहाँ पे समन्वय संख्या कितना आ जाएगा? 6। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2। कभी कभी इसका प्रसंकरण भी पूछ लिया जाता है, तो इसका समन्वय संख्या 6 है तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा D2sp3, D2sp3, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो इसका प्रसंकरण हो जाएगा D2sp3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन लिंकेज समावयवता दर्शाता है? लिंकेज समावयवता का मतलब, लिंकेज समावयवता वही दर्शा सकता है जिसमें उभय दंतुर लिगेंड होता है। और उभय दंतुर लिगेंड का मतलब जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु हो, लेकिन एट ए टाइम एक बार में अपना एक ही दाता परमाणु का इस्तेमाल करता है, तो उसे उभय दंतुर लिगेंड कहा जाता है। सवाल है, निम्न में से कौन लिंकेज समावयवता दर्शाता है, यानी कौन दर्शा सकता है? तो ये तो आपका उभय दंतुर लिगेंड है, इसमें नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी, इसमें सल्फर भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है, ये भी है। साइनो है, ये भी कार्बन भी दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। याद कीजिए फिटिंग अभिक्रिया, जो जब एराइल हाइलाइट की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो बाइफिनाइल यौगिक का निर्माण होता है और उस अभिक्रिया को बोलते हैं कौन सा रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन या फिटिंग अभिक्रिया। सिंपल है, 2 मोल दिया है तो उसको कितने टाइम लिखोगे? 2 बार लिखोगे सर, ठीक है। x किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। 2 मोल है तो 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा इसे, ठीक है। और इसका रिएक्शन शुष्क ईथर के प्रेजेंस में होगा, तो क्या होगा? यहां से ये मसाला बाहर हो जाएगा और बाहर हो गई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और जुड़ करके क्या बना देगा? बाइफिनाइल। और इस अभिक्रिया को बोला जाता है फिटिंग अभिक्रिया। तो आंसर हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट अगला है प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल का जांच देता है। तो आपको टेस्ट ऑफ अल्कोहल में बताया गया है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल का जांच ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी निकाला जा सकता है। विक्टर मेयर टेस्ट, ये कलर टेस्ट भी होता है, एक प्रकार से कलर टेस्ट भी देता है ये। लुकास अभिक्रमक परीक्षण, लुकास टेस्ट, ये भी देता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग अल्कोहल के जांच को क्या करता है? दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया को दर्शाता है? तो कैनिजारो अभिक्रिया वही दर्शाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको कैनिजारो पूछा है, तो कैनिजारो देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन है या किसमें नहीं है। तो किसी क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन पे, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं तो ये क्रियात्मक समूह है, इसके बगल वाला कार्बन ये है और इस पे हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब कि ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। कैनिजारो वही दर्शाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। तो क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन, तो बगल वाला कार्बन है ये ना है जी, है क्रियात्मक समूह है, अब बगल में है ये है, यहाँ पर कई गो हाइड्रोजन है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 गो है, एक और मतलब कि ये भी कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। ध्यान रहे, कैनिजारो वही दर्शा सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, यानी कि 0 हो। तो ये सबके पास तो है, तो जब ये सबके पास तो है तो ये कैनिजारो नहीं दिखाएगा लेकिन अल्डोल दिखा देगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं। CH3
का होल ट्वाइस, और यहाँ पे CH है और ये C डबल बॉन्ड OH, ये क्रियात्मक समूह है। बगल वाला कार्बन ये है, यहाँ पे एक है, इसका मतलब कि ये भी खनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है इसके पास ध्यान दीजिएगा, ये क्रियात्मक समूह है। बगल वाले कार्बन पे, यहाँ पे तो कार्बन तो है ही नहीं, हाइड्रोजन होने से नहीं हो जाएगा, कार्बन पे हाइड्रोजन होगा तब अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसका मतलब कि ये खनिजारो अभिक्रिया दर्शाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनिलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहला बात कि आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप बेंजीन में NH2 समूह को जोड़ते हो तो उसको एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब इसमें पूछा है कि पाई बंध का संख्या कितना होता है, तो पाई बंध डबल बॉन्ड में होता है, एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा, खाली सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा। तो यहाँ पे खाली पाई पूछा है तो खाली डबल बॉन्ड को ही देखते हैं। यहाँ पे सिग्मा और पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा और पाई, तो टोटल कितने पाई है? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डाइसेक्राइड का उदाहरण है। तो देखिए, डाइसेक्राइड का मतलब होता है जिनको जल अपघटन करने पर 2 मोनोसेक्राइड इकाई प्राप्त होता है तो उसको डाइसेक्राइड कहते हैं। तो सुक्रोज का अगर हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है, तो कितने मोनोसेक्राइड इकाई मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो इसका आंसर सुक्रोज हो जाएगा। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, योगात्मक बहुलीकरण का उदाहरण है। योगात्मक बहुलीकरण जब 2 या 2 से अधिक द्विक्रियात्मक बंध युक्त क्रियात्मक समूह को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो जोड़ने पर जो बहुलक बनता है उसे योगात्मक बहुलक या योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। तो बहुलीकरण का मतलब होता है एकलक से बहुलक बनाने की प्रक्रिया को बहुलीकरण बोलते हैं। तो पूछ रहा है योगात्मक मतलब जोड़कर, तो जोड़कर तो PVC जो होता है जोड़कर बनता है, क्योंकि इसका जो एकलक होता है वो विनाइल क्लोराइड होता है, और बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को देखा जाए, ये आपका विनाइल क्लोराइड है, बहुत सारे विनाइल क्लोराइड आएंगे और जुड़ करके पॉलीविनाइल क्लोराइड का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये सभी के सभी संघनन बहुलक का निर्माण करते हैं। तो आपसे योगात्मक पूछा है, तो योगात्मक मतलब जोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक है। तो टाइफाइड में जो प्रयुक्त होता है जो प्रतिजैविक, उसको बोला जाता है क्लोरमफेनिकोल। क्या बोलते हैं? क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बस इतना ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक क्या करें? पहुंचाएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।